नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख है 17 फरवरी 2021 और आपकी आज की करंट अफेयर्स जो आ चुकी है, तो अभी हम लोग करंट अफेयर्स को अपना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे, सभी लोग दिन की अच्छी शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स के साथ। और आपकी ये जो क्लास है, जो करंट अफेयर्स की जो आपको बोली हुई है, मैंने ही बोली थी आप लोगों को 7 बजे सुबह होने वाली है, तो ये आपकी कल से आपकी सुबह 7 बजे फिक्स है। आप लोग आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आज ये क्लियर हो गया है कि सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स अब लगेगी। तो मैं 7 बजे ही रोज आऊंगा करंट अफेयर्स लगवाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। और चूंकि कल नोटिफिकेशन नहीं डल पाया था, तो इस वजह से क्लास को मैंने शेड्यूल नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को कंफर्म नहीं बताया गया था। तो कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं कि कल आपकी क्लास सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की लगेगी। ठीक है सभी को? तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो आज आपके जो 10 क्वेश्चन हैं, हम लोग पहले उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसके बारे में आगे भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या है, देखिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में, जो कि आपकी 26 जनवरी को हुई, में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 को क्या किया है, प्राप्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो 2021 की जो मार्चिंग टुकड़ी के बारे में बोला जा रहा है, ये आपकी 26 जनवरी को जो परेड होती है, उस परेड की कहानी है। ठीक है? तो एक्चुअल में ये जो परेड होती है, इसमें अलग अलग रेजिमेंट के जवान अपनी अपनी रेजिमेंट की तरफ से क्या करते हैं, परेड करते हैं। तो हाल ही में यहां पर आपका जो क्वेश्चन बना है कि किस पुलिस को, क्योंकि रिजर्व फोर्सेस और पुलिस भी यहां पर परेड करती है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, इनमें से किसको बेस्ट टुकड़ी का अवार्ड दिया गया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किसे आईएसए आपका इंटरनेशनल सोलर एलियंस बोला जाता है, अलायंस कहा जाता है, कि विशेष सभा में नए डीजी, जो डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके बारे में हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है? कोई बात नहीं, राकेश पासवान तो सुबह 7 बजे नहीं तो 8 बजे पढ़ लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंक, जिसको हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? ठीक है? तो किसकी अध्यक्षता में समिति आपकी गठित होगी? ठीक है? तो ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किसे मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कौन कौन से हाईकोर्ट्स हैं, कौन से नहीं हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये नेशनल कल्चरल फेस्टिवल जो भारत में मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, या फिर ये किस देश से लिया गया है, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? ठीक है? इसके बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आईपीएल की जो 8 टीमें होती हैं, जो कि 2008 से खेल रही हैं, इनमें आईपीएल टीमों में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी जो है, उसने फ्रेंचाइजी की जो टीम है, उस टीम ने अपनी टीम का नाम चेंज कर दिया है। तो टीम का नया नाम क्या है? ठीक है? तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे। सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, क्यों नहीं उठ पाते बेटा? देखो, आप चाहोगे तो सब, मैन कैन डू एवरीथिंग, इम्पॉसिबल इज द वर्ड व्हिच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। तो ध्यान रखिएगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के 362 विनिंग गेम्स के ग्रैंड स्लैम की जीत में 300 मैचेस के दर्जे में वो भी खिलाड़ी कोई आ गया है? तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम की जो मैचेस हैं, वो जीतने वाले प्लेयर रोजर फेडरर हैं, जिन्होंने 362 मैचेस जीते हैं ग्रैंड स्लैम में। तो अभी 300 की श्रेणी में एक नया दूसरा खिलाड़ी कोई आया है, तो उसका नाम आपको बताना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बहराइच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसका शिलान्यास उन्होंने किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके किस महाराजा के नाम पर वहां पर मेमोरियल का निर्माण हो रहा है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने डब्ल्यूटीओ की प्रमुख के रूप में शपथ ली है? ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको बता दिया था, तो आज भी हम लोग पढ़ लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो सभी लोग क्लासेस को शेयर कर देंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे। मानचित्र को अपने साथ रखिए, कुछ अपडेटेड वर्जन आपके करंट अफेयर्स में आएंगे। सुबह 7 बजे की क्लास में आपको ये चीजें दिखेंगी, अभी नहीं लेकिन कुछ दिन बाद आपको दिखेंगी, जो कि आपको मैप के अकॉर्डिंग आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है? तो सभी लोग हाँ
रिवाती यादव जी, मेनका कुमारी, गीतांजलि, मनाली, आशा, सभी लोग क्लासेस को शेयर कर देंगे। साजिया कौशल जी, सभी लोग क्लासेस को एक बार शेयर कर देंगे और सभी लोग मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है राकेश पासवान, कोई बात नहीं, आप सुबह खेलने जाते हो तो मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, खेलना ही हमारा जीवन है, पहले खेलो उसके बाद पढ़ाई करो। ठीक है खेलना बहुत जरूरी है, अगर जिसने खेला नहीं उसका माइंड शार्प नहीं होता है। ठीक है जो खेलता नहीं उसका माइंड जल्दी शार्प नहीं होता। ठीक है तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे। ठीक है चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा है ये। ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आया ये, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी 2021 प्राप्त की है? तो ट्रॉफी इनको मिली है, वो मिली है दिल्ली पुलिस को। किसको मिली है दोस्तों? दिल्ली पुलिस को ये ट्रॉफी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो 26 जनवरी को जो आपकी परेड हुई थी, 26 जनवरी 2021 को जो मार्च पास हुई है, जो मार्चिंग परेड हुई है, इस मार्चिंग परेड में अलग अलग रेजिमेंट्स ने, मराठा ने, पंजाब रेजिमेंट ने, उन सारी रेजिमेंट्स ने अपना अपना प्रदर्शन दिखाया था। इस प्रदर्शन के दौरान ध्यान रखिएगा अब चूंकि धीरे धीरे ये नियम भी आ गया है कि आपका रिजर्व फोर्सेस भी इसमें आ गई है, इवन आपका एनआईए भी आ गई है ना। तो इस तरीके से आपके जो कमांडो फोर्सेस है वो भी मार्चिंग करती हैं। तो अलग अलग रेजिमेंट से जो मार्चिंग की, इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका जो ट्राई सर्विसेज है, यानी जल थल वायु सेना का जो परेड का सिस्टम है, उनमें ट्राई सर्विसेज में त्रि सेवाओं में जो 3 सेवाएं होती हैं, इन 3 सेवाओं में सेना में ध्यान रखिएगा यहां पर मिला है जाट रेजिमेंट को। ठीक है किसको मिला है दोस्तों? यहां पर अवार्ड मिला है जाट रेजिमेंट को, जो सेना के माध्यम, सेना की होड़ में मिला। और अगर हम लोग रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करेंगे, रिजर्व पुलिस या फिर अन्य पुलिस जो है अदर्स, इनमें मिला है दिल्ली पुलिस को। ठीक है तो 2 कैटेगरियां आपकी आई हैं। तो यहां पर एक ही कैटेगरी आपको क्वेश्चन में दी गई थी, लेकिन मैं सब बता देता हूं। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली पुलिस को यहां पर बेस्ट ट्रॉफी दी गई है मार्चिंग के लिए। ठीक है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो 26 जनवरी 2021 को जो मार्चिंग हुई है, उसमें तीनों सेनाओं की तरफ से जो सबसे अच्छी मार्चिंग रही है वो आपकी बेस्ट रही है जाट रेजिमेंट की। ठीक है और जो रिजर्व पुलिस फोर्स और अदर पुलिस के माध्यम से जो परेड हुई है वो मिली है दिल्ली पुलिस को। तो ये 2 ट्रॉफियां बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी 2021 को इन लोगों को दी गई है। तो सेना में देखेंगे तो सेना के माध्यम से जाट रेजिमेंट को मिली, पुलिस के माध्यम से दिल्ली पुलिस को मिली है। ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसको एक्सेप्ट करने वाले जो लोग हैं, रामनाथ कोविंद जी ने जब इनको मार्चिंग रेजिमेंट के रूप में, इनको जब हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इनको जब ट्रॉफी दिया तो जाट रेजिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन किया था 2 लोगों ने, उनमें थे आपके ब्रिगेडियर आदर्श बुतल। ठीक है ब्रिगेडियर आदर्श बुतल। ठीक है इन्होंने कमांडिंग की है। और आपका जो दूसरे थे सूबेदार मेजर वीरेंद्र। ठीक है सूबेदार मेजर वीरेंद्र। ठीक है तो ध्यान रखिएगा सूबेदार मेजर वीरेंद्र जी और आदर्श बुतल जी ने इस ट्रॉफी को प्राप्त किया है जाट रेजिमेंट की तरफ से। ठीक है क्लियर हो गया सभी का? ध्यान रखिएगा दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी में एक होते हैं एनसीओज, एक होते हैं जेसीओज और एक होते हैं आपके कमीशन ऑफिसर्स। एनसीओज जो होते हैं वो जनरल सिपाही होते हैं। अगर जेसीओज की बात करेंगे तो ये हमारे सूबेदार और सूबेदार मेजर रैंक के जो लोग होते हैं, ये लोग जेसीओज जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं। तो जो सूबेदार मेजर है ये हाईएस्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट होती है। इसके बाद आपका सूबेदार मेजर के बाद ही जब वो प्रोन्नति होती है, जब वो प्रमोट होते हैं तो वो लेफ्टिनेंट बनते हैं। तो लेफ्टिनेंट जिसको आप लेफ्टिनेंट लिखते हैं, लेफ्टिनेंट पहली रैंक होती है आपकी कमीशन ऑफिसर की। फिर लेफ्टिनेंट आता है, फिर कैप्टन होता है, फिर मेजर होता है, फिर आपका कर्नल बनता है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है, फिर कर्नल बनता है, फिर ब्रिगेडियर बनता है। तो ये ब्रिगेडियर है। ठीक है तो ये आपके जेसीओ है जो आपके सूबेदार मेजर वीरेंद्र जी हैं, और ब्रिगेडियर आदर्श बुतल जी आपके कमीशन ऑफिसर थे जिन्होंने जाट रेजिमेंट की तरफ से इस पुरस्कार को प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों दिल्ली पुलिस की बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस का जो कमांडिंग हुआ है वो दिल्ली पुलिस में जिसको दिया गया है, तो यहां पर आपका पुलिस कमिश्नर रॉबिन हिबू, ध्यान रखिएगा पुलिस कमिश्नर रॉबिन हिबू और रॉबिन हिबू HIBU। ठीक है तो ये पुलिस कमिश्नर रॉबिन हिबू जी हैं और आपके असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भी है। तो ये आपके PC लिख दे रहा हूं मैं, PC का मतलब पुलिस कमिश्नर हो जाएगा। और आपके विवेक भगत ये आपके असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है। ठीक है तो इन्होंने इस पुरस्कार को क्या किया है दोस्तों, प्राप्त किया है। ये APC का मतलब
असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बार के 2021 के जो 26 जनवरी की परेड हुई थी कहां पर होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये राजपथ पे होती है। कहां पर होती है परेड, ये राजपथ पर यह परेड कराई जाती है, जिस परेड को हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पे आयोजित किया जाता है। तो इस परेड में हर साल त्रिस्तरीय सेवाओं में एक पुरस्कार दिया जाता है और एक रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस फोर्स में दिया जाता है। तो रिजर्व पुलिस फोर्स या अदर्स पुलिस की कैटेगरी में दिल्ली पुलिस को मिला है और सेना की कैटेगरी में जाट रेजिमेंट को मिला है, जो कि ब्रिगेडियर आदर्श बुतल और सूबेदार मेजर वीरेंद्र जी को प्रदान किया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से रॉबिन हिबू और विवेक भगत को प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों किसकी 26 जनवरी की, तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिपब्लिक डे कहते हैं। रिपब्लिक को हिंदी में हम कहते हैं गणतंत्र। क्या बोलते हैं, गणतंत्र। ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। पहली बात, जो रिपब्लिक शब्द है, रिपब्लिक शब्द एक फ्रेंच वर्ड है, इंडियन वर्ड नहीं है, एक बात। और रिपब्लिक का जो अर्थ होता है वो गणतंत्र का मतलब जो अर्थ है वो आपका फॉर द पीपल बाय द पीपल, जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, वो डेमोक्रेसी होती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रिपब्लिक का अर्थ होता है दोस्तों आपके देश का सुप्रीम पावर अगर इलेक्ट होकर आता है, आपके देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चुनाव से अगर आता है तो आपका देश क्या बोला जाता है, रिपब्लिक। तो जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष चुनाव से आता है, दिल्ली पुलिस जो आपका दिल्ली पुलिस क्या बोल रहा हूं मैं, आपका जो आपके देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी हमारा प्रेसिडेंट चुनाव से आता है तो इसका मतलब हमारा देश क्या है, गणतंत्र है। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष चुनाव से नहीं आता है उस देश का राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र, मतलब वो देश गणतंत्र नहीं होता है। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, अमेरिका गणतंत्र है, फ्रांस गणतंत्र है। ठीक है, जिस देश का सुप्रीम पावर चुनाव से आएगा वो देश गणतंत्र होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे आईएसए की विशेष सभा में नए डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सभी लोग दोस्तों क्लास को एक बार शेयर भी करते रहिए, है ना, क्लास को शेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं क्या क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, आईएसए के सभा के विशेष सभा के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा किसे नियुक्त किया गया भाई, आपके डॉक्टर अजय माथुर जी जो है, अजय माथुर को आईएसए सभा के विशेष सभा में इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये आपका है क्या, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि आईएसए है क्या। तो ध्यान रखिएगा आईएसए दोस्तों होता क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक्चुअल में आपको मैं बताऊं इसको क्या क्यों बनाया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सोलर का मतलब आप समझ गए होंगे, सौर ऊर्जा की बात हो रही है, होने वाली है। ठीक है, ये जो अलायंस बना था इसकी पहल हमारे भारत ने की थी, लेकिन इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था पेरिस में। पेरिस मतलब इसका निर्माण जो स्थापना हुई वो पेरिस यानी कि फ्रांस में हुई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो आईएसए है ये 2015 में अस्तित्व में आया। ठीक है, 2015 में ये अस्तित्व में आया। और मैं आपको बता दूं इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो गुड़गांव में है। ठीक है, तो भारत में ही इसका मुख्यालय है और टोटल इसमें 121 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है। ठीक है, 121 देश इसमें साइन कर चुके हैं। अब एक्चुअल में ये क्या है, जिस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसमें ये हो रहा है कि ऊर्जा के प्रयोग के बिना हमारा देश या दुनिया भर के देश अब नहीं जी सकते। तो ऊर्जा के लिए हम सौर ऊर्जा का प्रयोग क्यों ना करें। तो इसकी पहल 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ की बैठक में की थी। तो यूएनओ की बैठक में जब ये पहल हुई तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, यूएनजीए, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, यूएनओ की 6 संस्थाएं हैं जिनमें आपके यूएनजीए, यूएनएससी यानी सिक्योरिटी काउंसिल, वो लोग भी आते हैं। तो यूएनजीए की बैठक में क्लियर हुआ कि एक आईएसए बनेगा जो कि भारत में ही बनाया जाएगा और भारत ही इसी क्या करेगा, देखभाल भी करेगा। ठीक है, तो ये आईएसए के जो अभी नए प्रमुख जो हैं वो ही कौन बनाए गए हैं, आपके डॉक्टर अजय माथुर जी को इसका नया अध्यक्ष डीजी बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब ये आईएसए के अभी तक अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिए अभी तक अध्यक्ष जो थे ये आपके उपेंद्र त्रिपाठी थे। ठीक है, उपेंद्र त्रिपाठी इसके अध्यक्ष थे, आपके डीजी थे, जो कि इसके पद से क्या हो गए, हट गए, यानी कि उनका पदत्याग हो गया है। ठीक है, तो उनका पदत्याग होने के बाद अजय माथुर जी उनके पद पे आए। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे आईएसए चाहता क्या है, तो आईएसए का मेन उद्देश्य 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश ऊर्जा क्षेत्र में करवाना और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की प्रयोग, मतलब सौर ऊर्जा का प्रयोग, और सौर ऊर्जा के प्रयोग से ही सारे काम किए जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
ऐसे हर क्षेत्र में क्या चाहता है, सुरक्षित स्थायी रूप से सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। जैसे आपने देखा भी होगा कि अब ज्यादा से ज्यादा दुनिया के सारे देश, जैसे अभी आपका यूरोपियन यूनियन ने बैठक की थी, तो यूरोपियन यूनियन की बैठक में भी यही हुआ है कि 2030 तक हम हर प्रकार के ईंधन से चलने वाली गाड़ी को रोक देंगे और सौर ऊर्जा से चलने वाली या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहल हो रही है। दिल्ली में अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पर लगभग 10,000 से ज्यादा तो चार्जर्स लगवाए हैं और उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शुरुआत करवाई है। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, प्रदूषण से बचने के लिए इलेक्ट्रिक की गाड़ियां, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसके साथ साथ बायोगैस का ज्यादा प्रयोग, बायोगैस का प्रयोग। अभी आपने देखा होगा, अभी एक सीएनजी का ट्रैक्टर बना है जो मैंने आपको बताया था, है ना, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यानी कि आपका ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम हो, तो इससे हमारे लागत भी कम आएगी, आमदनी भी ज्यादा होगी और प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास के बाद शेयर भी करेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए इनका जो उद्देश्य है दोस्तों क्या, 2030 तक, और देखिए सभी लोग 2030 बोल रहे हैं, तो 2030 तक एक नई पहल आने वाली है। हम सब थोड़े से एजेड हो जाएंगे उस समय तक, लेकिन ध्यान रखिए 2030 तक जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी मेरे ख्याल से वो अच्छी ऊर्जा का प्रयोग कर पाएगी। ठीक है, तो 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन आपका क्या, ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये आईएसए का उद्देश्य है जो भारत ने इसको वो किया था, क्या बोलते हैं, पहल की थी। ठीक है, मेघना पंत के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं दोस्तों। मेघना पंत कौन है, बहुत अच्छी लेखक है, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी कल मैंने आपको बताया था, तो सभी लोग एक बार उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन को बताने से पहले सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे भाई। ठीक है, ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के शहरी सहकारी बैंक के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। देखो भाई, यहां पर आपका शहरी सहकारी बैंक की बात हो रही है, यानी कि आपका यूसीबी की बात हो रही है। यूसीबी का मतलब होता है दोस्तों क्या, इसको बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव, यानी कि सहकारी कोऑपरेटिव बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा कल ही हम लोगों ने बात करी थी कि आपकी नासिक की जो, परसों बात करते हम लोग, नासिक की जो इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक है उसमें से पैसे की निकासी में आरबीआई ने रोक लगा दी है कि उस बैंक से कोई भी पैसे की निकासी मतलब कोई विड्रॉवल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक नासिक से अगर ज्यादा पैसे का विड्रॉवल हुआ तो वो बैंक बर्बाद हो जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों, ये इस समय में जो वित्तीय स्थितियां बिगड़ी हैं, जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस आए हैं, इसके लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो सिस्टम है उसके लिए आरबीआई ने नियम बनाए हैं क्या, कि आरबीआई चाहता है कि एनएस विश्वनाथन जो कि आपके पूर्व आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, तो ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, डिप्टी गवर्नर डीजी रह चुके हैं, डीजी का मतलब डिप्टी गवर्नर बोल रहा हूं मैं आपको। तो एनएस विश्वनाथन जो है, जो पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, इनकी अध्यक्षता में एक क्या बनी है, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण है जिसमें 8 मेंबर्स होंगे, इनको मिला के 7 मेंबर्स, और सभी लोग आपके इकोनॉमिक्स से क्षेत्र से रिलेटेड होंगे। कोई आईआईएम का मेंबर है, तो कोई नाबार्ड का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है, तो इस तरीके से ये लोग होंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इस तरीके से एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में आपके जो कि पूर्व डिप्टी गवर्नर है, इनकी अध्यक्षता में 8 मेंबर्स की एक टीम बनी है, जो कि यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके बारे में आरबीआई ये कहना चाहती है कि आरबीआई ने वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए, ठीक है, वित्तीय मामलों की क्या करना, जांच करना, और किसी भी प्रकार का गलत ट्रांसैक्शन या किसी भी प्रकार के धांधलेबाजी को रोकने के लिए, तो जांच और क्षेत्र को क्या करना, फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए। और ये सब कैसी बैंकों के लिए हो रहा है, ये सब हो रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए। तो इनकी जांच रखना, इनकी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए इस प्रकार की कमेटी का गठन किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें श्रीरंगराजन समिति का नाम सुना होगा आपने, श्रीरंगराजन समिति थी, और आपके बहुत सारे केलकर समिति थी। तो केलकर समिति, श्रीरंगराजन समिति, बहुत सारे इकोनॉमिक्स की समितियां बन चुकी हैं पहले भी, जो कि वित्तीय सेक्टर को बचाने के लिए की गई थी, गरीबी रेखा से नीचे लोगों की जांच करने के लिए की गई थी। तो इस तरीके से आपका यूसीबी की जांच और यूसीबी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, गलत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए, धांधलेबाजी को रोकने के लिए, ताकि ये बैंकें बची रहें जो कि आपके निचले तबके तक चलती है।
कोऑपरेटिव बैंकें दोस्तों आपकी राज्य स्तर पे ही रहती है, राज्य स्तर, जिला स्तर और तालुक स्तर, 3 स्तर पे ही काम करती है। तो ये मतलब 3 स्तर पे जब काम करती है, इनका ट्राइपॉड सिस्टम होता है, तो ये राज्य से ऊपर जा ही नहीं सकती। तो राज्य के नीचे अगर बड़ी बैंकें काम नहीं कर पा रही हैं, बड़ी बैंकें पूरे देश को चला रही हैं, देश के बाहर भी चल रही हैं, तो इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंकें हमारे लोकल जो रूरल सिस्टम होता है या सब अर्बन सिस्टम होता है, उप शहरी सिस्टम होता है, उसको बचाने के लिए बनती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसके अध्यक्ष और बने हैं आपके एनएस विश्वनाथन बने हैं, जो कि यूसीबी के जांच और क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सभी क्लियर है। अब जो इनके अध्यक्ष तो आपके विश्वनाथन जी हो गए, अब इनके जो 7 मेंबर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उन 7 मेंबर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके हर्ष कुमार भनवाला एक मेंबर है। ठीक है, नीरज निगम जी दूसरे मेंबर हैं। अब इसके बाद जो तीसरे, चौथे, पांचवें हैं, तो ध्यान रखिएगा, तो मुकुंद चितले इसके तीसरे मेंबर हैं। मुकुंद चितले इसके तीसरे मेंबर हो गए। ठीक है, चौथे मेंबर में दोस्तों अगर हम लोग आएंगे तो ज्योतिंद्र मेहता जी हैं। ठीक है, ये आपके चार्टेड अकाउंटेंट हैं, ज्योतिंद्र मेहता, इनकी जो टीम में है ज्योतिंद्र मेहता जी, ये आपके 1 2 3 4, ये 4 हो गए आपके, और 4 के साथ साथ आपके यहां पर आर.एन. जोशी और एम.एस. श्रीराम। ठीक है, आर.एन. जोशी और एम.एस. श्रीराम इसके समिति के मेंबर्स के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपके विश्वनाथन जी जो अध्यक्ष हो गए, भानुवाला, निगम, मुकुंद चितले, ज्योतिंद्र मेहता, आर.एन. जोशी और एम.एस. श्रीराम इसके अन्य मेंबर्स के रूप में शामिल होंगे, जो कि 8 मेंबर्स की कमेटी बन रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इस प्रकार की कमेटियां पहले भी बनी है, जो कि आरबीआई की देखरेख में बनती है। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है? तो सभी लोग एक बार क्लासेस को शेयर भी करते रहेंगे भाई, है ना? और साउंड की शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मणिपुर के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ रही आवाज? चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हेमंत सिसोदिया जी, रितेश जी, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे, आशीर्वाद जी। चलिए, ठीक है, तो अभी आवाज क्लियर भी आती रहेगी, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, आवाज कट रही थी मेरी। ठीक है, तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहे हैं, हाल ही में किसे मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मणिपुर यानी कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ गया। ठीक है, और अभी जो यहाँ के नए जो चीफ जस्टिस बने वो बने हैं पुलगोरू वेंकट संजय कुमार। ठीक है, तो नाम बड़े लंबे हैं, तो पुलगोरू याद कर लो, संजय कुमार याद कर लो, कोई भी एक 2 वर्ड इधर उधर से याद कर लो, आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका क्या, मणिपुर के जो हाई कोर्ट के यानी कि इंफाल हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट दोस्तों? इंफाल हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन है? पुलगोरू वेंकट संजय कुमार जी बने हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं नजमा हेपतुल्ला की, तो ये आपकी मणिपुर की क्या है? राज्यपाल है। ठीक है, ये मणिपुर की क्या है भाई? ये मणिपुर की राज्यपाल है, यानी कि आपकी गवर्नर है। क्लियर है? ठीक है, इनका नाम भी बड़ा फेमस है राजनीति में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तो आपके मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में और क्या क्या आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि 7 सिस्टर्स जो हैं, 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं और उनके सारे हम लोग चीफ जस्टिस के नाम भी याद कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम है। ठीक है, असम के बाद आपका अरुणाचल है, अरुणाचल के बाद कौन सा आता है दोस्तों? नागालैंड आता है। ठीक है, नागालैंड है। फिर उसके बाद आपका मिजोरम है। ठीक है, मणिपुर को मैंने हटाया, तो ये 4 ये हो गए आपके। फिर आपका इधर हो गया मेघालय। ठीक है, फिर आपका हो गया त्रिपुरा और एक हो गया मणिपुर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ऐसे क्यों लिख के बताया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मणिपुर हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश जो इंफाल हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए वो पुलगोरू वेंकट संजय कुमार जी हैं। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, पूरे भारत में जितने भी राज्य, जितने भी यूनियन टेरिटरी बन जाए, लेकिन अभी भारत में 25 हाईकोर्ट है। ठीक है, तो ये जो 25 हाईकोर्ट है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 4 हाईकोर्ट है। कितनी हाईकोर्ट है? 4। मेघालय की अपनी अलग हाईकोर्ट है,
त्रिपुरा की अपनी अलग हाईकोर्ट है, मणिपुर की अपनी अलग हाईकोर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 राज्य हैं, असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम, इनकी एक कॉमन हाईकोर्ट है, ठीक है। और इनकी एक कॉमन हाईकोर्ट जो है दोस्तों, वो कहां पर है? गुवाहाटी में है, ठीक है। तो गुवाहाटी में इनकी कॉमन जो हाईकोर्ट बनी है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सुधांशु धूलिया, ध्यान रखिएगा, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस सुधांशु धूलिया जो है वो आपके क्या है? वो आपके चीफ जस्टिस हैं, किसके? गुवाहाटी हाईकोर्ट के। तो ध्यान रखिएगा, यही जस्टिस सुधांशु धूलिया जी असम को भी संभाल रहे हैं, अरुणाचल को भी संभाल रहे हैं, इसके साथ साथ ये किसको भी संभाल रहे हैं? नागालैंड को भी संभाल रहे हैं, मिजोरम को भी संभाल रहे हैं। तो ये कॉमन जस्टिस हो गए आपके 4 राज्यों के, सुधांशु धूलिया जी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले की बात है, मैं आपको 2013 से पहले की बात बता दूं, 2013 से पहले पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 7 सिस्टर्स का केवल एक ही हाईकोर्ट होता था, असम में। असम ही अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सभी को संभालता था। लेकिन 2013 में नई हाईकोर्ट बनाई गई आपकी, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में अलग से बनी, ठीक है। तो यहां पर अब 4 हाईकोर्ट हो गए। तो ये असम वाला 4 को संभाल रहा है। अब मेघालय हाईकोर्ट अलग है, त्रिपुरा हाईकोर्ट अलग है, मणिपुर अलग है। मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको पता चल गया, पुलगेरू वेंकट संजय कुमार। इन 4 राज्यों को कॉमन पता चल गया, सुधांशु धूलिया जी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आपकी क्या है? अब आपके मेघालय के तो विश्वनाथन, वो कौन है? विश्वनाथ सोमदर है, ठीक है। तो यहां पर आपके विश्वनाथ, बी से आएगा, विश्वनाथ है। तो विश्वनाथ जी क्या है? विश्वनाथ जी आपके चीफ जस्टिस है, किसके? मेघालय के, ठीक है। त्रिपुरा के और मणिपुर है। तो ध्यान रखिएगा, आपका यहां पर आपका जो त्रिपुरा के होंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे त्रिपुरा के कौन है भाई। त्रिपुरा के हैं शायद कोई इस्लामिक है, अब्दुल हमीद, हाँ अकील, ठीक है, अकील अब्दुल हमीद, ठीक है, अकील अब्दुल हमीद, ये आपके त्रिपुरा हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपके अब्दुल हमीद कुरैशी जी हैं। तो आपके ये 4 राज्यों के सुधांशु धूलिया हो गए, विश्वनाथ हो गए मेघालय के, अकील अब्दुल हमीद हो गए त्रिपुरा के, और मणिपुर के ये नए हो गए जो अभी बने हैं, पुलगेरू वेंकट संजय कुमार। तो देखिए, आपने एक क्वेश्चन में आपने 7 राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। गुवाहाटी में कॉमन है, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नजमा हेपतुल्ला जी कौन है भाई? नजमा हेपतुल्ला जी आपकी गवर्नर है, कहां की? मणिपुर की। और जो बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह जो है वो वहां के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे भाई, है ना, क्लासेस को शेयर भी करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, आपका पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये नेशनल कल्चरल जो फेस्टिवल है ना, इस फेस्टिवल को हम लोगों ने लिया था जापान से, ठीक है। जापान की गवर्नमेंट ने टोक्यो में 2010 में सबसे पहले अपना नेशनल कल्चरल फेस्टिवल कराया, जहां पर जापान ने अपने देश के लोगों को बोला कि सभी लोग अपने जो अलग अलग जनजाति या जाति के लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए यहां पर आ सकते हैं। तो टोक्यो में एक फेस्टिवल आयोजित किया गया, जहां पर जापान में, बहुत छोटा देश है लेकिन दोस्तों, जापान में टोटल जापान की 53 प्रकार के अलग अलग कल्चरल फेस्टिवल्स वहां पर मनाए गए, जिसमें 53 जनजातियां, जातियां अलग अलग वहां पर आई। 2010 की बात कर रहे हैं। इस सिस्टम को भारत ने भी क्या कर लिया? भारत ने भी अपना लिया। तो नेशनल कल्चरल फेस्टिवल इंडिया में भी अपनाया जाने लगा। तो इस तरीके से इस बार का जो नेशनल कल्चरल फेस्टिवल हुआ है वो कहां पर हुआ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहां पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये नेशनल कल्चरल फेस्टिवल जो आपका कौन से नंबर का है भाई? आपका 11वां नेशनल कल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है। तो इन 11वां नेशनल कल्चरल फेस्टिवल वेस्ट बंगाल के कूच विहार पैलेस में आयोजित किया गया था, ठीक है। कौन सा विहार? कूच विहार पैलेस में क्या किया गया? आयोजित किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पद्धति हम कहां से लेकर आए? ये पद्धति हम जापान से लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जापान की जो अपनी मार्केट है, जापान की जो टोक्यो में अपनी जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में वो इंडिया मार्केट भी चलाते हैं। मतलब हमारी संस्कृति और हमारे उत्पादों को वहां बेचने के लिए जापान अपनी मार्केट को पूरा ओपन करके रखता है, भारत के माल को बहुत अच्छे से लेता है। चाइना है जो कि क्या नहीं करता, अपनी मार्केट को नहीं खोलता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे मार्केट में केवल हमारे ही माल बिके, बाकी हमारा माल पूरी दुनिया में बिके, वो ये भी चाहता है, ठीक है। तो एक बच्चे की तरह बेवकूफी करता है। तो ध्यान रखिएगा, कूच विहार पैलेस जो कि आपका कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। इस कूच विहार पैलेस में क्या किया गया है? आपका नेशनल कल्चरल फेस्टिवल, जो 11वां कल्चरल फेस्टिवल है, वो
शुरू किया गया। ठीक है, अब ये जो शुरू किया गया है इसका जो थीम है वो क्या है, तो ध्यान रखिए थीम, तो थीम के बारे में ध्यान रखिएगा। ये योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू करी थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। ठीक है, तो ये आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत इसको, इस थीम के तहत इस फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है। इससे भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जनजाति जाति क्षेत्रों के लोग क्या आते हैं, अपना कल्चरल फेस्टिवल के रूप में अपनी संस्कृति को दर्शाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, वहां पर ये लोग इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब फेस्टिवल किसके अधीन होता है, तो ध्यान रखिएगा संस्कृति मंत्रालय, ऑब्वियसली यही होगा, तो अधीन है ये संस्कृति मंत्रालय। प्रहलाद सिंह पटेल का नाम सुना है आप लोगों ने, तो संस्कृति मंत्रालय किसके अधीन चलता है, संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं कौन, प्रहलाद सिंह पटेल। समझ में आया सभी का। तो ये आपका हो गया नेशनल कल्चरल फेस्टिवल, जो हमने जापान से लिया, 2010 में इसको लिया था, फिर हमने इसको करना शुरू किया। तो 11वां नेशनल कल्चरल फेस्टिवल पश्चिम बंगाल के कूच विहार पैलेस में शुरू किया गया है। थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के आधार पर चलता है और अधीन किसके रहता है, संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है दोस्तों, प्रहलाद सिंह पटेल है। कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल है। सभी का क्लियर है कि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आपका ये पश्चिम बंगाल के बारे में हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, सभी को पता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, दीदी के नाम सभी लोग जानते हैं। और आपके जो यहाँ पर राज्यपाल है, गवर्नर कौन है भाई, जो गवर्नर है आपके जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ आपके गवर्नर है, किसके, पश्चिम बंगाल के। क्लियर हो गया सभी का। तो ये है आपका नेशनल कल्चरल फेस्टिवल। ध्यान रखिएगा इसी प्रकार का नेशनल कल्चरल फेस्टिवल की तरह का ही थीम के आधार पर आपको मैं बताया था, नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, मिजोरम में चापचार कुट फेस्टिवल मनाया जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ अभी मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है कौन सा, मांडू फेस्टिवल, जिसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश के मांडू शहर में, जो प्राचीन शहर है, मांडू फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से नेशनल कल्चरल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है, सभी लोग दोस्तों क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, सभी क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राकेश पासवान जी ध्यान रखिएगा, भारत में हुगली नदी की अगर बात आई है, तो हुगली नदी के बारे में ध्यान रखिए। भारत में सबसे ज्यादा जो जूट प्रोडक्शन है ना, लिख लीजिएगा इसको, मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे ज्यादा जो इंडिया में जूट प्रोडक्शन है वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर ही होता है। ठीक है, और हुगली नदी के तट पर बांसबेरिया से बिड़लापुर, बांसबेरिया से बिड़लापुर एक जो 100 किलोमीटर का इलाका है, इस 100 किलोमीटर के इलाके में भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, किसका, जूट का। ठीक है, वैसे जूट सिंथेटिक फाइबर की वजह से जूट बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी जूट के प्रोडक्शन से लोग अपना घर चलाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, वहीं पर अटके हुए हैं अभी हम लोग। तो हाल ही में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहां पर शुरू हुआ है, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश का जिला था, शुरू क्या खत्म भी हो गया, मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, धार डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था दोस्तों, धार। धार डिस्ट्रिक्ट में प्राचीन काल में मांडू शहर हुआ करता था। तो प्राचीन मांडू शहर के कल्चर को दर्शाने के लिए, मांडू शहर के कल्चर को, उनकी संस्कृति, उनका भोजन, उनका खाना, उनका रहन सहन, तो इस तरीके से उनका इतिहास, इसका प्रचार करने के लिए क्या किया गया है, इसका प्रचार करने के लिए एक फेस्टिवल मनाया जाता है, मांडू फेस्टिवल। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के धार में ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही आते हैं इस प्रकार के फेस्टिवल, लेकिन क्योंकि राज्य में भी संस्कृति मंत्रालय होते हैं। ठीक है, तो राज्य में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय जो है आपका मध्य प्रदेश का, तो मांडू शहर के कल्चरल इतिहास को दर्शाने के लिए जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत और या फिर उद्घाटन किसने किया था, उषा ठाकुर जी ने किया था। ठीक है, उषा ठाकुर कौन है भाई, उषा ठाकुर ध्यान रखिएगा, ये आपकी मध्य प्रदेश की राज्य पर्यटन और कल्चरल मिनिस्टर है, यानी कि संस्कृति, राज्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो है आपकी उषा ठाकुर जी हैं, जिन्होंने इसको शुरू किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात शायद मैंने पहले भी आप लोग को कभी बताई थी मांडू फेस्टिवल के बारे में। तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, इतना क्लियर हो गया। अभी हाल ही में इसी मांडू में, ध्यान रखिएगा, इसी मांडू में आपका एक डायनासोर का संग्रहालय खोला गया है, डायनासोर एडवेंचर पार्क या डायनो एडवेंचर पार्क आपका स्थापित किया गया है। ये डायनो एडवेंचर पार्क जो है ये आपका मांडू में ही स्थापित हो रहा है। ठीक है, और यहां पर इसके नाम का, डायनासोरस के नाम का ही एस्ट्रो पार्क बन रहा है, जिसको संग्रहालय भी कहा गया है,
जो म्यूजियम के रूप में यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है, जो मांडू में ही बन रहा है। ध्यान रखिएगा, ये डायनो एडवेंचर पार्क जो है दोस्तों, ये भारत का पहला जीवाश्म पार्क है जो कि डायनासोर से रिलेटेड है, ठीक है, फर्स्ट जीवाश्म पार्क जो बनाया जा रहा है, ठीक है, सभी क्लियर है। ध्यान रखिए, यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म भी रखे जा रहे हैं और डायनासोर के अंडे भी रखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर लगभग 24 एग भी रखे गए हैं डायनासोर के, जो संग्रहालय में तैयार मतलब रखे गए हैं, ठीक है, और इसके फॉसिल्स यानी कि इसके जीवाश्म भी यहाँ पर रखे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। जैसे अभी नया ही बना भारत का पहला जीवाश्म पार्क जो कि डायनासोर से रिलेटेड है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? हाँ, आपका जो यहाँ की मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है कौन है? आनंदी सिंह पटेल है, ठीक है, आनंदी पटेल, ठीक है, और आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बताइए भाई। हाँ, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो सभी लोग एक बार क्लास को इसी बात पे शेयर भी कर देंगे और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए यहाँ पर आपका नागालैंड भी दिया हुआ है। नागालैंड में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। मिजोरम में आपका कौन सा होता है दोस्तों? चापचार कुट होता है, ठीक है। मणिपुर में एक डांस भी किया जाता है जिसको बोलते हैं कुकी जनजाति करती है बांस नृत्य, जो कि बैम्बू डांस भी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सभी लोग क्लास में शेयर भी करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने टीम का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब टीम का नाम चेंज हो गया है, इनका नाम पड़ गया पंजाब किंग्स। क्या नाम पड़ गया? अब इनका नाम पड़ गया पंजाब 11, हट गया, पंजाब हीरो भी नहीं होगा, पंजाब पावर भी नहीं होगा, अब इनका नाम क्या हो जाएगा? पंजाब किंग्स। तो ये जो आपकी टीम है पंजाब किंग्स 11 जो थी, किंग्स 11 का नाम आपका हटा दिया गया है। जो इनकी फ्रेंचाइजी है किंग्स 11 की फ्रेंचाइजी किसके किसके हाथ में है ये जानना है आपको, ठीक है। अब इनका नाम पड़ गया क्या? पंजाब किंग्स नाम पड़ गया है, ठीक है, और इसके कप्तान कौन है या कौन रह चुके हैं उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पंजाब किंग्स, ठीक है दोस्तों। अगर आईपीएल की बात करेंगे तो आईपीएल की बात करें तो आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, 2008 में, ठीक है, 8 में फर्स्ट आईपीएल किया गया था, ठीक है। तब से लेकर 2020 तक 2020 तक भारत में 13 आईपीएल हो चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी टीमें टेक पार्ट करती हैं भाई इसमें? दनादन क्रिकेट में इसमें 8 टीमें टेक पार्ट करती हैं, ठीक है, 8 टीम्स आती हैं, जिनमें सबसे पहला आईपीएल जब हुआ था तो राजस्थान रॉयल्स जीती थी, है कि नहीं? तो ये हो गया। इस बार कौन जीता? अच्छा, मुंबई इंडियन का तो कहानी बन गई कि कोई हारे या जीते, मुंबई इंडियन जरूर जीतेगी, ठीक है। हाँ, तो पंजाब किंग्स आपका क्या होगा? रिप्लेस, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन किंग्स 11 पंजाब उसका नाम नहीं रहा। उसके बाद दोस्तों आईपीएल क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि T20 फॉर्मेट का पहला ही जो आपका वो हुआ था, जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 2007 में हुआ था। तो 2007 में ये बात रखी गई थी कि फ्रेंचाइजी दी जाएगी और यहाँ पर आपका सट्टा लगा के मैच चला जाएगा। T20 फटाफट क्रिकेट होता है, तो ये केवल एक तरीके का जुआ है जो उस तरीके से पैसे कमाने का सिस्टम बनाया गया, क्योंकि 50-50 मैच। और जो हमारा आईसीसी है, आईसीसी केवल आप उसको तवज्जो देता है टेस्ट मैच। टेस्ट मैच एक्चुअल में क्रिकेट होता है, ठीक है। फिर तो स्पीड बढ़ाते गए वो 20-20 फिर 10-10 हो जाएगा, फिर 5-5 हो जाएगा, फिर एक ओवर का मैच होगा, सट्टा लगाओ और 6 बॉल में देखो क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया आईपीएल। आईपीएल में बात करेंगे दोस्तों तो एक ऑरेंज कैप मिलती है जो कि आपके बेस्ट बैट्समैन को मिलती है, एक पर्पल कैप मिलती है जो कि बेस्ट बॉलर को मिलती है। ऑरेंज कैप इस बार मिली थी केएल राहुल को, जो कि आपके पंजाब किंग्स के ही क्या है दोस्तों? पंजाब किंग्स के ही कप्तान है, ठीक है। तो केएल राहुल आपके कैप्टन है किसके? पंजाब किंग्स के। उसके बाद जो अभी तक पूर्व कप्तान रह चुके हैं, तो जो पूर्व कप्तान रह चुके हैं दोस्तों, तो आपके हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह भी रह चुके हैं। ताबड़तोड़ हिटर थे हमारे भारत के प्लेयर, सहवाग जी भी इसके कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है। तो युवराज सिंह और सहवाग इसके कप्तान रह चुके हैं, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं है? सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी था कुछ समय के लिए कप्तान रहा था, जॉर्ज बेली, ठीक है। जॉर्ज बेली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, ये भी इसके कप्तान रह चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 कप्तान ये कुछ समय के लिए रहे, तो ये 3 कप्तान रह चुके हैं। केएल राहुल अभी इसके कप्तान है। इस बार की जो ऑरेंज कैप मिली थी केएल राहुल को मिली थी और रबाडा को पर्पल कैप दी गई थी आईपीएल 2020 में, ठीक है। तो अभी आपकी बोली लगने वाली है फ्रेंचाइजी की, तो इससे पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारी टीम का नाम क्या होगा? पंजाब किंग्स होगा, ठीक है। सभी का क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है फ्रेंचाइजी किसके? ये पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी कौन लेकर बैठा है? तो ध्यान रखिएगा, विजय यादव ऐसी गंदी गंदी बातें मत क्या करो यार, तुमसे ज्यादा सफल कोई नहीं होगा, ठीक है। चलो सभी लोग क्लास को शेयर भी करें, अभी बेटा पढ़ाई करो फिर मेरे को बात करना, ठीक है। तो असफल कोई नहीं होता।
अब जो आपकी पंजाब किंग्स की जो फ्रेंचाइजी है, तो ध्यान रखिए, आपने देखा होगा पंजाब किंग्स में प्रीति जिंटा को देखा होगा, आपने देखा है कि नहीं देखा है? तो ध्यान रखिएगा, मोहित बर्मन जी इसके मतलब फ्रेंचाइजी में 4 लोग हैं। मोहित बर्मन है, नेस वाडा है, तो ध्यान रखिएगा नेस वाडा इसके फ्रेंचाइजी मालिक है, ठीक है। फिर आपके मोहित बर्मन ये भी फ्रेंचाइजी मालिक है, ठीक है। फिर आपके कौन है इसमें, इसमें आती है प्रीति जिंटा जी आती है, प्रीति जिंटा भी इसकी फ्रेंचाइजी की मालिक है, प्रीति जिंटा, क्लियर हो गया। और इसके 4 फ्रेंचाइजी होल्डर है इसके, ठीक है। और आपके एक करण पॉल है, ठीक है, करण पॉल या करण पटेल उनका नाम है। तो करण करण क्या है भाई, करण आपका पॉल ही है शायद, तो ध्यान रखिए ये आपके 4 क्या है, 4 आपके फ्रेंचाइजी मालिक है। नेस वाडा है, मोहित बर्मन है, प्रीति जिंटा है और करण पॉल है। तो ये फ्रेंचाइजी का मालिक है जिन्होंने अपनी टीम का नाम चेंज कर दिया। क्लियर हो गया दोस्तों? ध्यान रखिएगा इस बार आपका ये पंजाब किंग्स ने क्लियर कर दिया है कि पंजाब किंग्स ने बोल दिया है कि हम पहले से ही ग्लेन मैक्सवेल को खिलाने वाले हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल इस बार पंजाब की तरफ से खेलेंगे, ठीक है, ये पहले ही क्लियर हो चुका है। तो ग्लेन मैक्सवेल इस बार किसकी तरफ से खेलने वाले हैं, पंजाब किंग्स की ओर से खेलने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहले से नीलामी से पहले ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं है? तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया, देखिए, हाल ही में निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 362 मैचेस जीतने के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो नन ऑफ दी अदर दोस्तों, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ने अभी आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का महीना है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का महीना है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? नोवाक जोकोविच। टोटल 8 ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीते हैं। तो 8 ऑस्ट्रेलियन ओपन, देखो नडाल की बात आएगी तो फ्रेंच ओपन का खिलाड़ी है वो, ठीक है। रोजर फेडरर हरफनमौला था लेकिन अभी वो कम हो गए। और नोवाक जोकोविच 8 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए सर्बिया के खिलाड़ी, और इन्होंने अभी कनाडा के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मिलोस रोइनिक, ठीक है। कनाडा के खिलाड़ी थे जिनका नाम है मिलोस राउनिक। तो मिलोस राउनिक को क्या किया है, हराकर इनको हराया है, और इनको हराकर इन्होंने 300वीं जीत क्या की है, दर्ज की है। तो इस तरीके से ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत प्राप्त करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं कौन? नोवाक जोकोविच। पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? रोजर फेडरर, ठीक है। तो रोजर फेडरर जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। लेकिन अब आपके नडाल भी वैसे ही खिलाड़ी बन गए हैं। तो नडाल और आपके फेडरर ये दोनों ही 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए, ठीक है। सभी का क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो नडाल है दोस्तों, ध्यान रखना, 13 फ्रेंच ओपन लगातार जीता है। 13 ईयर से फ्रेंच ओपन में ये बादशाहत बनाए बैठा ये खिलाड़ी 13 फ्रेंच ओपन ये लगातार जीत चुका है, ये नडाल है। तो 13 ये जीते, बाकी 2-4 इधर उधर जीते, तो 20 इनके ये हो गए। फेडरर हरफनमौला रहे हैं, 20 ग्रैंड स्लैम इधर उधर से जीते हैं। 8 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच है, जिन्होंने 300वीं जीत अपनी दर्ज की है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स में जो जीत है मैचेस की, जो लीग मैचेस हैं, वो 362 है। किसके नाम है? रोजर फेडरर के नाम, ठीक है। सभी का क्लियर है? 585 हफ्ते का सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो किसका है? आपका रोजर फेडरर का है। 585 हफ्ते लगातार नंबर 1 खिलाड़ी रहा है, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम यहां पर ओपन की बात करें तो ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका एक आता है फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच के बाद आपका अमेरिकन ओपन होता है, एक अमेरिकन ओपन है, और एक आपका विंबलडन है, ठीक है। इन सभी जो आपके गेम है इनमें सबसे पुराना विंबलडन है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपका रॉक के ऊपर खेला जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये रॉक पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन ये लाल बजरी पे, क्ले पर खेला जाता है, ठीक है। और अमेरिकन ओपन जो है ये भी रॉक पर खेला जाता है, जो आखिरी में होता है। और विंबलडन आपका ग्रास पे खेला जाता है, ठीक है। तो ये घास पे खेला जाता है, ये रॉक पे खेला जाता है, ये भी रॉक पे, और ये क्ले पे। तो फ्रेंच ओपन क्ले का मैच है, जो कि रोजर फेडरर सबसे ज्यादा जीतते हैं, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं है? तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे। सभी का क्लियर है? चले, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। हाँ, नेस वाडिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, उनके वो है। तो
फेडरर और नडाल 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आपका 13 फ्रेंच जीतने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड नडाल के हाथ में है। 8 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला नोवाक जोकोविच के हाथ में है। इन्होंने अभी कनाडा के मिलोस राओनिक को हराया है, जो कि 320 जीत दर्ज किया। अभी भी फेडरर के नाम बहुत सारे अवार्ड है, अभी भी पहले नंबर पे वो काबिज है। ठीक है, सभी का क्लियर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने, रॉक पे होते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले पर होता है, विंबलडन आपका ग्रास पे होता है। सभी का क्लियर है कि नहीं है? सभी क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है भाई? हाँ, इस बार नहीं, 2 ओपन नहीं, इस बार आपका वो नहीं हुआ बेटा, विंबलडन नहीं हुआ। ठीक है, 2020 का आपका विंबलडन नहीं हुआ था, बाकी आपके तीनों हुए थे। अमेरिका फ्रेंच ओपन हुआ, बाद में हुआ, फ्रेंच ओपन हुआ था लेकिन बाद में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बहराइच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसका शिलान्यास किया है? ध्यान रखिएगा, यूपी के बहराइच में यानी पूर्वांचल क्षेत्र में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक मेमोरियल की स्थापना की है, जो कि महाराजा सुहेल देव के नाम पर की जा रही है। ठीक है, महाराजा सुहेल देव मेमोरियल की स्थापना कहां की गई है? ये इसका शिलान्यास किया जा रहा है बहराइच में। ठीक है, और ये नरेंद्र मोदी जी ने की। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के मेमोरियल भारत में हाल ही में बहुत तेजी से बने हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, 2016 में 2016 में महाराजा सुहेल देव की ही मूर्ति स्थापित की थी। सुहेल देव की मूर्ति स्थापित की थी किसने? अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने। ठीक है, अब क्या होने वाला है? यही सुहेल देव जी का मेमोरियल बना है। अभी क्या होगा? इन्हीं के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया जा रहा है। इनके नाम पर डाक टिकट जारी हो रहा है, और इन्हीं के नाम से बहराइच से दिल्ली के बीच में क्या चलेगी? ट्रेन चलाई जाएगी, सुपरफास्ट ट्रेन। तो ध्यान रखिएगा, इनके नाम पर सुपरफास्ट ट्रेन भी चलेगी। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है? तो सुपरफास्ट ट्रेन भी चलेगी। ठीक है, तो इस देखिए, ध्यान रखिए, सुहेल देव जी के नाम पर मूर्ति जो पहले स्थापित की गई थी, वही मेमोरियल बनाया जा रहा है। कहां पर? बहराइच में, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शिलान्यास किया किससे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, क्लियर दोस्तों? ध्यान रखिए, इस तरीके की अगर बात करें तो जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कृषि मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया। उन्होंने मुगल सराय का नाम चेंज करके उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया गया, है ना। तो इस तरीके से ये नाम बहुत सारे, प्रयागराज नाम पड़ गया। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो मुगल सराय का क्वेश्चन आता है, मुगल सराय का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, वो भी आपके मोदी जी की सरकार ने किया। जो गुजरात का कांडला बंदरगाह है, गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह का नाम भी क्या पड़ गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटरनेशनल आपका पोर्ट नाम पड़ गया है। ठीक है, तो कांडला का भी नाम, कांडा नहीं है, कांडला है। ठीक है, कांडा का नाम आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। क्लियर हो गया? तो इस चीज को ध्यान रखा करिए, ये चीजें एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस एयरपोर्ट का नाम चेंज हुआ है, किस आपका शिप का नाम चेंज हुआ है, किस आपका बंदरगाह का नाम चेंज हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? अभी हाल ही में ट्रेन की अगर बात करें दोस्तों, तो आपने देखा होगा भारत के अलग अलग क्षेत्रों से 4 ट्रेनें आपकी सीधे सीधे, जो हमारे सरदार पटेल जी थे, सरदार पटेल जी के मतलब आपका जो गुजरात है, वहां जो आपका रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन तक आपकी 4 अलग अलग जगह से ट्रेनें छोड़ी जा रही हैं, जिसमें एक चेन्नई से सीधी आपकी गुजरात आ रही है, अहमदाबाद, तो केवड़िया की तरफ। तो उस चीज को ध्यान रखिए। इस प्रकार से बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी या महान व्यक्ति रहे, उनके नाम से ट्रेनें वगैरह भी चल रही है। ठीक है, सभी क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे WTO की प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में WTO की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो WTO का आपको मैंने बताया भी था। WTO के जो चीफ थे, एजेवेदो, नाम सुना है कि नहीं? रॉबर्टो एजेवेदो ने क्या किया है? इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है, और इन्होंने जब अपना त्यागपत्र दे दिया तो WTO की चीफ की सीट खाली हो गई। तो अभी हाल ही में नाइजीरिया की है, कौन है भाई? एनगोजी ओकोंजो इवेला। ये नाइजीरिया की क्या है? ये नाइजीरिया की फिनेंस मिनिस्टर भी है, नाइजीरियन फिनेंस मिनिस्टर है, तो ये वित्त मंत्री है। इन्हीं को क्या किया गया है दोस्तों? इन्हीं को WTO का चीफ चुना गया है। ठीक है, तो रॉबर्टो की जगह ये बन गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बातें, फर्स्ट फीमेल है तो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO की चीफ बनी है। ठीक है, और पहली बात एक और है, संरक्षण के इस युग में फर्स्ट अफ्रीकन है, पहली अफ्रीकन चीफ है जो कि WTO की चीफ बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह पहली फीमेल भी है, पहली अफ्रीकन भी है, जो कि नाइजीरिया की है, नाइजीरिया की वित्त मंत्री है। ठीक है, क्लियर हो गया? रॉबर्ट एजेवेदो ने वित्तीय समय खराब होने के दौरान अपना त्यागपत्र दे दिया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा,
WTO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1995 में हुई थी। कितने देश हैं इसमें? 164 देश हैं इसमें, ठीक है, सभी का क्लियर है। मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा में है, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। कल ही रात की क्लास में मैंने आपको बताया था WTO जब नहीं था तो WTO से पहले क्या था? गैट था। गैट नाम का एक एग्रीमेंट था जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्लियर हो गया? तो ये कब हुआ था? ये एग्रीमेंट हुआ था 1947 में और ये हुआ था 123 देशों के बीच। तो इस तरीके से विश्व व्यापार को लेकर 123 देशों ने गैट समझौता किया था 1947 में। जब ये 95 में ये समझौता खत्म हो गया तो क्या है? WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया। क्लियर हो गया सभी का? सभी का क्लियर है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करते रहिए करिए। हाँ, पढ़ लो, नीरज और असफल कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के बहराइच में आपका ये मेमोरियल स्थापित किया जा रहा है, जो आस्था पांडे जी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, सोहेल देव जी के नाम पे। सभी का क्लियर है? तो ये हो गया आपका WTO। दोस्तों आज की करंट अफेयर्स आपकी इतनी ही है, बाकी कल करंट अफेयर्स आपकी सुबह 7 बजे आएगी। तो सुबह 7 बजे हम लोग मिलते हैं। सुबह सुबह उठेंगे, अच्छी हवा, अच्छी नींद को पूरा करके, एक खुले मन से, शांत मन से जब सो के उठते हैं तो बड़ा अच्छा दिमाग होता है, पढ़ने की जो हमारी एनर्जी थी वो हाई होती है। तो 7 बजे उठ के सभी लोग क्लासेस को पढ़ेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, मानचित्र को लेकर बैठेंगे और सभी लोग क्लासेस को पढ़ेंगे। लगातार आपकी करंट अफेयर्स अपडेट होती रहेगी कुछ कुछ दिनों में, और बहुत जल्दी आपकी शायद अगले ही हफ्ते या इसी हफ्ते आपकी जनवरी की करंट अफेयर्स पूरी आपकी मैं लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 2-2.5 घंटे में आपके मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो और बाकी सारी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, सारी क्लासें आपकी चलती रहेंगी। जैसे मैं शाम को एनालिसिस ले रहा था वो चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। तो मैं आ गया हूं दोबारा से आपके लिए। एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ग्रुप डी के लिए तैयार रहिए, जबरदस्त तरीके से तैयार रहना है, साइंस की क्लासें आने वाली है।